नमस्कार दोस्तों। तो टेस्ट सीरीज 5 दृष्टि का हम देख रहे थे यूपीपीसीएस के लिए। इसमें पर्यावरण और करंट अफेयर के प्रश्न हैं। 50 तक हो चुका है, 51 से देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत की पहली भूतापीय परियोजना पूगा घाटी लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। सॉरी, लेह में है पूगा घाटी, तो ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला भूतापीय परियोजना है और ये लद्दाख को कार्बन तटस्थ बनाने में इसकी मदद मिलेगी, इसलिए इसको पूगा घाटी में स्थापित किया जा रहा है। ओएनजीसी इसमें मददगार है। दरअसल जो पूगा घाटी है वो बोरेक्स और सल्फर वहाँ जमा है और इसके कारण वहाँ गर्म झरनों की संख्या है। गर्म झरना के लिए प्रसिद्ध है पूगा घाटी, जो लेह में है। अब देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जगह मिल रहा है। मैं फिर से 4-5 पॉइंट है जो दोहरा देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि भूतापीय परियोजना जो है वो पहला भूतापीय परियोजना भारत का वो पूगा घाटी में स्थापित किया जा रहा है। पूगा घाटी कहाँ है? लेह में है। इस भूतापीय परियोजना स्थापित करने से क्या होगा? लद्दाख रीजन को कार्बन तटस्थ बनाने में मदद मिलेगी। चौथा ये कि भारत सरकार की एक निगम है ओएनजीसी, उसकी मदद से ये स्थापित हो रहा है। और पाँचवा यानी कि लास्ट पॉइंट ये है, पूगा घाटी जो है वो प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? गर्म झरने के लिए। झरना गर्म क्यों है वहाँ? क्योंकि बोरेक्स और सल्फर जमा है वहाँ की ज़मीन के नीचे। ठीक है, क्लियर होगा। 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? जेट्रोफा और करंजिया जैसे पौधे अर्ध शुष्क और बंजर भूमि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जेट्रोफा और करंजिया जो पौधे हैं ये अर्ध शुष्क और बंजर भूमि में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में जैव ईंधन में ऊर्जा घनत्व कम होता है। तो ये बात सही है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम हो गया तो उस तरीके के, ये डीजल हो गया, तो उस तरीके के ईंधन की अपेक्षा में जो जैव ईंधन होते हैं उसका घनत्व कम होता है, इसलिए तो खर्चा इसका ज़्यादा पड़ता है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 53, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सही मैं मिला देता हूँ सिर्फ। जैसे इसमें तो पता ही है आपको कि अगर 1-2 भी पता हो तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि कामलंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो कामलंग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। डंपा बाघ अभ्यारण्य ये मिजोरम में है और गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये त्रिपुरा में है। नातांगी राष्ट्रीय उद्यान ये नागालैंड में है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, कामलंग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, डंपा बाघ अभ्यारण्य मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा, नतागकी ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ये कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक है, न से नतागकी, न से नागालैंड में। 54, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव घेंघा रोग के उपचार में उपयोगी है? तो घेंघा रोग के उपचार में समुद्री शैवाल का उपयोग होता है। इसको अंग्रेजी में सीवीड कहते हैं। घेंघा रोग हो, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो घेंघा रोग यानी कि ग्वाइटर या फिर आंत और पेट के लिए जो विकार होता है तो उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए समुद्री शैवाल का हम यानी कि सीवीड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है। 1-2 पॉइंट ये है कि समुद्री शैवाल का काम क्या होता है? तो समुद्री जीवों के लिए खाद्य पदार्थ प्रदान करता है सीवीड्स यानी कि समुद्री शैवाल, और दूसरा मछली प्रजनन के लिए पर्यावास भी प्रदान करता है समुद्री शैवाल। तो ये 2-3 पॉइंट है, जब भी आए समुद्री शैवाल तो ये 2-3 पॉइंट रिवीजन के योग्य होगा। नेक्स्ट है 55 में, यदि किसी प्रजाति की आबादी में पिछले 10 वर्षों में 70%, ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों में 70% से अधिक की कमी आई है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। किस रूप में? उसे इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है IUCN के द्वारा उसके रेड डाटा बुक में। ठीक है, अगर यही रहता कि 10 वर्षों में 90% से अधिक की कमी तो अति संकटग्रस्त हो जाता वो। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाता, अति संकटग्रस्त हो जाता। लेकिन 70% है तो पिछले 10 वर्षों में 70% से अधिक की अगर कमी है आई है किसी प्रजाति की आबादी में तो उसको संकटग्रस्त की श्रेणी में ये कैटेगराइज करते हैं, जबकि 90% होने पर अति संकटग्रस्त की श्रेणी में। एक बार ये गलती हो चुका है मुझसे, इसीलिए मैं इस पॉइंट पर 70% 90% पर ध्यान रख रहा हूँ और आपको भी ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, IUCN के बारे में 2-3 पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया है, उसी को पूरा रिवीजन कर लेते हैं 1-2 नए पॉइंट के साथ। तो IUCN, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है, बाकी बाद में पॉइंट में पढ़ता हूँ। IUCN यूनाइटेड नेशंस का अंग है कि नहीं है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वैसे मैं पॉइंट पढ़ देता हूँ। IUCN जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरणीय नेटवर्क है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके सदस्य न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि नॉन गवर्नमेंट बॉडीज भी होते हैं। तीसरा पॉइंट, 1948 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये दोनों पॉइंट तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। इसका कार्य क्या होता है? तो जैव विविधता का संरक्षण और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना। इसके अलावा और भी 2-3 काम करता है। तो मुख्य रूप से जैव विविधता का संरक्षण और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाता है IUCN। ठीक है, तो जब IUCN आएगा ये 5-7 पॉइंट हम पढ़ देंगे। अब देखिए
56 निम्नलिखित में से किसने भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की है? तो डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने की है। तो ये बी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। 57 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य तो है, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है सेहत। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के संबंध में बात है। पहला बात, यह योजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासियों के लिए शुरू की गई है, गलत बात है। जो सेहत लगा हुआ शब्द है ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, ये जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों के लिए शुरू की गई है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, योजना के तहत उपचार लाभ केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित है, ये भी गलत है। केवल सरकारी अस्पतालों तक नहीं, बल्कि इस योजना के तहत देश में जितने भी सूचीबद्ध कोई भी हॉस्पिटल है सबके लिए ये लाभकारी होगा, मतलब सबसे उपचार के लिए लाभ लिया जा सकता है। तो दोनों गलत हो गया, इसलिए डी ना तो एक ना ही दो। 58 हाल ही में भारत के किस राज्य के मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण कला को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा पुनर्जीवित किया गया है? तो मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण जो कला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग। तो तवांग जिला में एक समय ऐसा था जब तवांग जिला में हर घर में मोनपा मतलब ये हस्तनिर्मित कागज उद्योग चलता था, लेकिन बीच में ये मतलब स्टॉप हो गया। तो इसी को पुनः जीवित किया गया है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश संबंधित है मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण कला। 59 अच्छा, ये कौन से जिले में है? तवांग जिले में। 59 क्या है? 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन को इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि क्या मतलब कथन के रूप में कि इनको सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, क्या ये ऐसा इसके अध्यक्ष होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं? तो पहले प्रधानमंत्री नहीं है, ये दूसरे हैं। इससे पहले भी शायद नरसिम्हा राव या पता नहीं किनको बनाया गया है अध्यक्ष के तौर पर। केशुभाई पटेल दरअसल ना अध्यक्ष थे इसके, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई तब इनको बना दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए 60 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का कौन सा संस्करण जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित किया गया था? तो गोवा में आयोजन हुआ था 51st एडिशंस का, यानी कि 91वां संस्करण का हुआ था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF की स्थापना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो GEF की स्थापना हुई थी वो हुई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन जो 1992 में हुआ था 1992 में, उसी से संबंधित है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF, ठीक है। अब GEF के बारे में 2-3 पॉइंट आप इकट्ठा कीजिए नेट पे सर्च करके, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तैयारी में। अब देखिए 62 देखिए, मैं बार बार कहता हूँ अगर किसी भी शब्द पर 5 पॉइंट आपके पास है पीटी की तैयारी हो गई, 10 से 12 या 15 पॉइंट है तो मेंस की तैयारी हो गई। ये एक सीनियर थे वो कहा करते थे और ये बात मुझे लगता है कि सही बात है। देखिए 62 खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हुए किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो जब खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से किसी दूसरे पोषण स्तर में कोई प्रदूषण बढ़ रहा है, सांद्रता उसकी बढ़ रही है, तो उसे पता क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। अब इसमें एक कन्फ्यूजन और होता है, इंग्लिश वाला वर्ड दे देगा, तो ध्यान रखना है जैव आवर्धन को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैव आवर्धन को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन शब्द याद रखना है, ठीक है। दूसरा मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट है महत्वपूर्ण, जो कि जो प्रदूषक होते हैं उसमें 4 अवयव होने चाहिए, 4 तत्व आवश्यक रूप से होने चाहिए जैव आवर्धन करने के लिए। पता है कौन कौन से? एक तो दीर्घ स्थायित्व होना चाहिए उस प्रदूषण में, प्रदूषक जो पदार्थ होंगे। दूसरा, उसकी गतिशीलता होनी चाहिए ताकि वो जैव आवर्धन कर सके। और तीसरा, विभिन्न वसा में विलयता, विभिन्न प्रकार के जितने भी वसा होते हैं उसमें वो विलय हो सकता है, मिल सकता हो। तो ये तीसरा। और चौथा, उसकी सक्रियता भी होनी चाहिए। तो 4 भी अनिवार्य, मतलब कह लीजिए प्रदूषण में योग्यता होनी चाहिए ताकि वो जैव आवर्धन कर सकेगा, बायोमैग्निफिकेशन कर सकेगा। अब आते हैं नेक्स्ट 63 परावैगनी यानी यूवी विकिरण के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो यूवी विकिरण है उसमें पहला कथन है कि UVA विकिरण त्वचा की मध्य परत को भेद सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, मध्य परत को डर्मिस भी कहते हैं। तो UVA विकिरण जो है वो मध्य परत को भेद सकता है, ये सही है। दूसरा कथन, सूर्य का UVC विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि पृथ्वी जो अल्ट्रावायलेटेड जो किरण होते हैं जो C प्रकार का होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि O3 जो है ना उसको रोक लेता है, यानी कि O3 का मतलब क्या, ओजोन। ओजोन UVC को रोक लेता है, यानी कि देखिए UVC क्या है, ये UV जो अल्ट्रावायलेटेड किरण होता है ना, वो 3 तरह के होते हैं, UVA, UVB, UVC। तो A जो होता है वो तो अधिकांश रूप में पहुंच जाता है पृथ्वी की सतह तक, अर्थ सरफेस तक। कुछ मात्रा में UVB भी पहुंच जाता है, लेकिन UVC जो है वो एक तरीके से फिल्टर कर दिया जाता है ओजोन के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है, दोनों सही है। 64, निम्नलिखित में से कौन, अच्छा इंग्लिश वाला नहीं दिखेगा तो फिर कमेंट आएगा कि इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षरण का परिणाम नहीं है? तो ओजोन क्षरण का परिणाम कौन नहीं है? नेत्र लेंस की कॉर्निया को क्षति, तो ओजोन क्षरण का परिणाम है ये। त्वचा कैंसर का विकास, ये भी ओजोन क्षरण का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन ओजोन क्षरण का परिणाम नहीं है। जैव रासायनिक चक्र का परिवर्तन, ये भी ओजोन क्षरण का परिणाम है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। ओजोन जलवायु परिवर्तन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताप बढ़ने, पृथ्वी के ताप का बढ़ने के कारण ये जलवायु परिवर्तन की बात की जाती है सामान्यतः। 65, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक साइड है ग्रीन हाउस गैस, दूसरे साइड उसके स्रोत हैं। तो देखिए सारा मिला हुआ, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ धीरे धीरे। फ्लोरिनेटेड गैस का स्रोत क्या है? एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर निर्माण। ब्लैक कार्बन का स्रोत क्या होता है? डीजल उत्सर्जन। और नाइट्रस ऑक्साइड का स्रोत क्या होता है? महासागरों में जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का विघटन। और मीथेन यानी CH4 का जो स्रोत है वो प्रमुख स्रोत है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। मीथेन का स्रोत आर्द्र भूमि है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो स्रोत है महासागरों में जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का विघटन है। ब्लैक कार्बन का जो स्रोत है वो डीजल उत्सर्जन है। फ्लोरिनेटेड गैसें जो है उसके स्रोत है एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर का निर्माण। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तितली है? तो भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा गोल्डन वर्डविंग को मिला हुआ है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ पूछूं, मन में आ रहा है, ये इसके व्याख्या में भी था। तितली के बारे में अध्ययन करना क्यों जरूरी है? तितली पता है एक तरीके से एक संकेतक, पारिस्थितिकी संकेतक की तरह कार्य करते हैं, और जहाँ जैव विविधता की समृद्धि होगी ना, वहीं तितली पाया जाती है ज़्यादा मात्रा में। तो इसलिए ज़रूरी होता है जैव समृद्धि को पता करने के लिए कि जैव विविधता की समृद्धि है कि नहीं। 67, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, तो इसलिए इसका आंसर तो विकल्प बी हो गया। तो विकल्प बी इसका आंसर हो गया। लेकिन कुछ जुड़ा हुआ पॉइंट, जो वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1973 में, 1973 मार्च में। ठीक है, साइन हुआ, हस्ताक्षर हुआ और वाशिंगटन में हुआ, इसीलिए इसको वाशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लागू कब हुआ था। यूपीएससी वाले विजन के एक टेस्ट सीरीज में था कि कब लागू हुआ था, एक स्टेटमेंट के रूप में। तो 1975 में लागू हुआ है। क्या जिस वर्ष ये साइन हुआ उसी वर्ष लागू हो गया? नहीं, साइन हुआ था 1973 मार्च में, लेकिन 1975 जुलाई से ये लागू हुआ था। अब भारत इसमें शामिल कब हुआ? तो भारत शामिल हुआ है लागू होने के बाद, यानी संस्थापक तरीके से नहीं रहा है। इसमें शामिल हुआ है 1976 में शामिल हुआ है, यानी कि लागू होने के 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हो गए। 1-2 बातें और हैं, जो ये इसको साइट्स भी वैसे कहते हैं। तो इसमें 3 परिशिष्टि होती है, यानी 3 कैटेगरी होती है। जो पहले कैटेगरी में जिस वन्य जीवों या वनस्पतियों को शामिल किया जाता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जब तक कि बिल्कुल असाधारण परिस्थिति न हो तब तक कि व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा। पहले वाले में, पहले परिशिष्ट में, यानी पहले कैटेगरी में जो होगा। और तो दूसरे कैटेगरी में जिन फ्लोरा या फौना यानी वनस्पति या फिर जीवों को शामिल किया जाता है, क्यों किया जाता है? दूसरे वाले कैटेगरी में इसलिए किया जाता है क्योंकि असंगत उपयोग उसका ना हो, मतलब गैर प्राकृतिक तरीके से कुछ उपयोग ना हो, तो ये होता है। तो अच्छा, इसका ट्रेड होता है लेकिन रेगुलेशन के साथ होता है। ठीक है, और तीसरा भी लगभग वही है। 68, हाल ही में समाचारों में रहा पद एंथ्रोपोज संबंधित है। तो एंथ्रोपोज किससे संबंधित है? एंथ्रोपोज जो है कोविड-19 से संबंधित है। दरअसल ये एंथ्रोपोज क्या है पता है? जैसे कोविड-19 में लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन में बहुत सारे जीवों पर, जंतुओं पर क्या क्या प्रभाव हुआ है, तो इसके लिए एक वैज्ञानिकों ने एंथ्रोपोज शब्द दिया है। जैसे विशेष तौर पर पता है नगरों में या शहरों में ये देखा गया। लॉकडाउन में लोग तो अंदर थे, अब लॉकडाउन में लोग अंदर थे, बाहर थे नहीं,
बाहर में पिज़्ज़ा खाने के लिए डोमिनोज और KFC में तो जा नहीं रहे हैं, कुछ खाना बर्बाद करके इधर फेंक नहीं रहे हैं। तो वो सब जीव जंतुओं जो जीव जंतु इस पर निर्भर रहते थे जैसे चूहे वगैरह, तो उन पर कुछ प्रभाव पड़ा है। और जो जंगली जानवर थे उनकी जो मूवमेंट है, उनकी मूवमेंट भी बढ़ी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के आपको सिर्फ इतना ही, मतलब आपको ये हमको याद इतना सिर्फ रखना है कि एंथ्रोपोज जो है वो शब्द बहुत ही फेमस रहा और ये कोविड-19 से संबंधित है। 69, वायुमंडल की निम्नलिखित स्थायी गैसों को उनकी मात्रा यानी परसेंटेज के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए बढ़ते परसेंटेज में करना है। तो पहले तो मैं इसका आंसर देता हूँ, एक बार कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। देखिए इसका आंसर वैसे है डी नंबर, यानी कि सबसे जो ये ऑर्गन जो होगा सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इसका, विकल्प के अनुसार से सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑर्गन का है। उसके बाद वायुमंडल में जो परसेंटेज का नाम आएगा परसेंटेज के स्तर पर वो हीलियम का आएगा। उसके बाद आएगा 4th नंबर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जो विकल्प के अनुसार से क्रम है वो है ऑर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। लेकिन ये विकल्प बदल जाएगा, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि विकल्प यही रहेगा। तो देखिए 2-3 बातें याद रखना है। पहला तो ये याद रखना है कि 1st 4th का जो है, जैसे नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ये तो सबको याद होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज है वायुमंडल में, ये भी याद होगा। एक कन्फ्यूजन होता है कि तीसरे नंबर पे कौन है, ऑर्गन है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑर्गन गैस का मात्रा है। ठीक है, और तो चौथे नंबर पे कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला तो याद ही रहेगा ये बात कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। 3rd नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑर्गन है, ये याद रखना है। और 4th नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये एक याद रखना है, आजकल पता है आजकल 1st 4th से नहीं पूछ रहा है, आजकल नीचे वाले जो है ना, जो लोग ध्यान नहीं देते उससे पूछ रहा है क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज में तो विशेष तौर पे। तो सबसे कम वाला बात याद रखना है, सबसे कम जो वायुमंडल में मिश्रण है गैस का वो हाइड्रोजन गैस का है। ये बस पॉइंट खाली याद रखना है, उसके बाद एलिमिनेट होकर के जरूर बन जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि इतने बात से ना अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आए हैं बन जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, बाकी अगर आपको सब याद है तब तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। 70, ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ है। ट्रैफिक एक संस्था है, तो ट्रैफिक का मुख्यालय एक गैर सरकारी संगठन है, ध्यान रखना है। ट्रैफिक का मुख्यालय कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कैम्ब्रिज से याद आया, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 में एक वर्ड को घोषित किया है। कौन सा वर्ड घोषित किया है, क्वारंटीन, तो याद रखना है। और 2020 के लिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने घोषित किया है वर्ड, वो किया है आत्मनिर्भरता, ये वाला शब्द है। 71, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो वही हमारा उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश, इसको प्रथम पुरस्कार मिला था। तो विकल्प 20 इसका आंसर सही तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये UPPCS के एग्जाम या फिर जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए। 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इनका प्लान है कि 2026 के अंत तक चंद्रमा पर ये प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित कर देंगे। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 73, जापान किस वर्ष तक अंतरिक्ष में प्रथम काष्ठ आधारित उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। देखिए यह अलग ही, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, तो पहला लकड़ी पर आधारित उपग्रह लॉन्च करेगा जापान। कब तक, 2023 तक। ये नज़दीक में ही आ रहा है, 2023 तक ही, 2021 अभी है, देखते हैं क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। 74, जनवरी 2021 में फास्टिन आर्कचेज टोडेरा को पुनः किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक देश है अफ्रीका में, उसके राष्ट्रपति के तौर पर फास्टिन आर्कचेज टोडेरा को नियुक्त किया गया है। नाम है, नाम तो देख के लगेगा कि जैसे कोई लुप्त प्राय परजीवी या मतलब कोई पेड़ उड़ का नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान रखना है। अच्छा, एक कैपिटल जरूर याद रखिएगा, बांगुई। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो कैपिटल है मध्य अफ्रीकी गणराज्य का, वो बांगुई है। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है। यही सत्ता में थे दरअसल ये फास्टिन आर्कचेज टोडेरा, और फिर से यही 53% वोट के साथ सत्ता में आ गए हैं, व्याख्या में लिखा हुआ था। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, फास्टिन आर्कचेज टोडेरा। 75, 20 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ली, वे हैं, तो वे 46वें US प्रेसिडेंट हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं 46वां क्रम है। ठीक है, एक फैक्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है ये है वो कि अभी तक के अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में सबसे उम्रदराज 78 वर्ष में राष्ट्रपति बने हैं, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट
76 उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं अमेरिका के, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ज़रूर आपको पता होगा, मुझे पूरा विश्वास है, अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब देखिए 76 सूची 1 और सूची 2 जलीय जीव वर्गीकरण विशेषताएं। तो एक साइड में जलीय जीव है, जीव का वर्गीकरण है, दूसरे साइड में उसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए सही मैं बोलता हूँ, न्यूस्टन जो होता है वो न्यूस्टन एक तरीके के वायु जल के अंतर संपर्क स्थान पर रहने वाले जीव होते हैं। वायु और जल यानी कि ऊपरी स्तर जो जल का होता है उस स्थान पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो न्यूस्टन होता है। दूसरा है बेंथोस। बेंथोस क्या होता है? तो बेंथोस जल के तल में रहने वाले जो होते हैं, जल के तल में रहने वाले यानी कि नीचे में, जल के नीचे में रहने वाले उन जीव को बोलते हैं बेंथोस कहते हैं। और प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन सूक्ष्म पादप और सूक्ष्म जीव होते हैं प्लैंकटन, तो सी का 4 हो गया। और नेक्टन क्या होते हैं? तो नेक्टन होते हैं जल की परत पर तैरने वाले को नेक्टन कहा जाता है, तो याद रखना। एक बार फिर से मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। बेंथोस क्या होते हैं? तो जल के तल में रहते हैं, नीचे में रहते हैं, उसको बेंथोस कहते हैं। न्यूस्टन क्या होता है? न्यूस्टन वायु जल के अंतर संपर्क में जो रहने वाले जीव होते हैं उनको कहते हैं। प्लैंकटन क्या होते हैं? सूक्ष्म पादप और जीव होता है। नेक्टन क्या होता है? जल की परत पर तैरने वाले नेक्टन कहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण है ये, जरूर याद रखना चाहिए इसको। 77 जो सही सुमेलित है उसके बारे में यहाँ पर देखना है, तो जो सही वाला पढ़ता हूँ पहले। झीलें जो होती है वो इसमें एक चराई खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, इसमें एक चराई खाद्य श्रृंखला पाई जाती है झील में, तो ये सही है, एकदम सही है। अब ए बी डी क्यों गलत हुआ, तो ये मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ। ज्वार नदमुख के सामने लिखा हुआ है स्थलीय और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच स्थित होता है, तो नहीं। आप ही जरा सोचिए, याद कीजिए, ज्वार नदमुख कहाँ होता है? ज्वार नदमुख स्थलीय और नदी पारितंत्र के बीच में स्थित होता है। ज्वार नदमुख महासागर का नहीं रोल होता है, इसलिए गलत हो गया। बी नंबर क्यों गलत हुआ? आर्द्रभूमि के सामने लिखा हुआ है झीलों की तुलना में कम उत्पादकता होती है, ये गलत लिखा हुआ है। आर्द्रभूमि में झीलों की तुलना में ज़्यादा उत्पादकता होती है यानी उच्च उत्पादकता होती है, इसलिए गलत हो गया। डी नंबर क्यों गलत हुआ? लिखा हुआ मैंग्रोव के सामने तटीय क्षेत्रों में मृदा क्षरण स्थिरता प्रदान बढ़ाता है। तो देखिए तटीय क्षेत्रों में मृदा क्षरण को मैंग्रोव बढ़ाता नहीं है बल्कि स्थिरता प्रदान करता है, स्थायी बना देता है, एक तरीके से रक्षा का काम करता है, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ तो बढ़ाता है। 78 अंडा देने वाले स्तनधारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? उन्हें अंडज स्तनी मोनोट्रीम के रूप में भी जाना जाता है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ? वे केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, जी नहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं मोनोट्रीम अंडज स्तनी को कहते हैं अंग्रेजी में, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही, विकल्प ए इसका आंसर हो गया। 79 पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी होकर बहती है? तो ये गोदावरी नदी होकर बहती है और ये अरुणाचल बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। क्या? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी से होकर बहती है? गोदावरी नदी इसी से होकर के बहती है। अब देखिए 80 समतापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो देखिए समताप मंडल में जो तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है ये ओजोन के कारण होता है, तो विकल्प सी तो इसका आंसर हो गया। लेकिन मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि तापमान बढ़ जाता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ समताप मंडल में, वो भी ओजोन के कारण। तो देखिए ओजोन में एक खास गुण है, वो पता है क्या गुण है? जो सूर्य की अल्ट्रावायलेटेड विकिरण होती है ना, मतलब किरणें होती है जो, उसमें बहुत ताप होता है और उसको अवशोषित करती है। तो भाई ताप को अवशोषित करेगा कोई, तो वो तो उसमें ताप की मात्रा तो बढ़ेगी ही, इसीलिए ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता है ओजोन की मात्रा बढ़ती है और तीव्र अल्ट्रावायलेटेड किरणों को अवशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो तापमान भी बढ़ जाता है, इसलिए ओजोन के कारण बढ़ जाता है। इसलिए एक बार क्वेश्चन में आया था ना कि क्या जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कमते रहता है एक सीधी रेखा में? तो नहीं, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो ये कथन इसलिए वो गलत हो गया था। 81 ग्रीन एजी परियोजना के संदर्भ में बात करनी है, तो 3 कथन है, पढ़ते हैं। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, तो हाँ ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। यह परियोजना वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित है, तो ये भी सही है कि ग्रीन एजी परियोजना जो GEF संस्था है वैश्विक पर्यावरण सुविधा उसके द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि उस परियोजना में जो खर्च होगा वो वित्त यानी पैसे का व्यवस्था ये कर देता है GEF। इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जी नहीं, इसे 2018 में दरअसल 5 राज्यों में लागू किया गया था, ठीक है। तो तीसरा गलत हो गया, 1 2 सही है, विकल्प ए इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी बाकी है कहानी। ग्रीन एजी परियोजना है क्या?
तो ग्रीन एजी जो परियोजना है ये जैव विविधता लाभ और जो महत्वपूर्ण वन परिदृश्य जो है उसके संरक्षण से संबंधित है। मतलब ये हुआ, मैं इसको आसान भाषा में जो बताऊं, ये तो वही वाला लिखा हुआ बात है जो लिखा हुआ था व्याख्या में। आसान भाषा में ये मतलब हुआ कि भारत में जो वन है ना, भारत में जो वन है मतलब जंगल और जो जैव विविधता है उसको लाभ पहुंचाया जाएगा। कैसे? कृषि की पद्धति को बदल करके। और इसमें मदद क्या कौन करेगा? पैसे के तौर पर GEF मदद करेगा और बाकी ये कार्यक्रम मदद करेगी ग्रीन एजी। ठीक है, और इसे पूरे देश में नहीं लागू किया गया है। जब 2018 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम तो 5 राज्यों में स्टार्ट हुआ था, बाकी धीरे धीरे और भी राज्यों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी पूरे राज्य में नहीं लागू किया गया है। ठीक है। 82 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो कौन सा है? सोचिए। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य जो है ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है भारत में, और यह है कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। लेकिन एक प्रश्न आ रहा है मन में, पूछ लेता हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाघों की संख्या भारत में भी है कितना? कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 डिजिट का है वो नंबर। 83 निम्नलिखित बायोम को उनके बायोमास उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, मतलब सही उत्तर चुन लेना है कूट के प्रयोग से। तो देखिए कैसे चुनना है। जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो पहले नंबर पर होना चाहिए, जिसका सबसे कम उत्पादन बायोमास उत्पादन है उसका सबसे लास्ट में नाम होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो पर्णपाती वन बायोमास उत्पादन करता है। दूसरा जो है वो टैगा वन जो है वो बायोमास उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो है प्रेयरी घास का मैदान जो उत्तरी अमेरिका में है। और तीसरा मतलब लास्ट में चौथा गहन समुद्र जो है। तो ये इसका सीक्वेंस मिल जाएगा और विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण नहीं है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण वनों का चारागाह भूमि में रूपांतरण ये भी है, शहरीकरण भी है, झूम कृषि भी है। तो तीनों है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इजी क्वेश्चन है, विकल्प डी इसका आंसर है। 85 अभिकथन है सामान्यतः एक खाद्य श्रृंखला में केवल 4 या 5 पोषक स्तर होते हैं। तो ठीक है, ये अभिकथन सही है, लेकिन तर्क देखते हैं। प्रत्येक पोषक स्तर पर अनुपयोगी ताप के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय होता है। तो देखिए ये कथन तो सही है ही, और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये तर्क भी सही है, अभिकथन की पुष्टि भी करता है। तो इसलिए दोनों स्वतंत्र रूप से सही होने के साथ साथ दोनों भी व्याख्या भी करते हैं जो लॉजिक है। तो इसलिए विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। 86 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियों वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? क्वेश्चन समझ में आया? राज्य कौन सा ऐसा राज्य है जो एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियों वाला प्रथम भारत का पहला राज्य बन गया है? मतलब एक्सप्रेसवे तो है ही और 2 हवाई पट्टी भी उसी पर है एक तरीके से। तो ये है उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है एक उत्तर प्रदेश में, और एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। ये दोनों ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो एक्सप्रेसवे तो हैं ही और हवाई पट्टी के रूप में भी इसका यूज किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये पहला ऐसा राज्य है, हाँ याद रखना है, पहला इसलिए महत्वपूर्ण है, और यूपीपीसीएस का एग्जाम है तो और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। 87 जनवरी 2021 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया? तो हुनर हाट का आयोजन दरअसल लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया था। और एक क्वेश्चन कहीं पर मैंने देखा था, शायद दृष्टि के करंट अफेयर्स वाला मैगजीन में था कि हुनर हाट 24वें हुनर हाट जो आयोजन हुआ है लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, तो उसका शायद टैग लाइन क्या था? वोकल फॉर लोकल था, वोकल फॉर लोकल, हाँ याद आ गया, वोकल फॉर लोकल था। अब देखिए नेक्स्ट 88 भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यमी सारथी ऐप, अंडरलाइन वाली बात, उद्यमी सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है स्थापना दिवस के अवसर पर। ठीक है, उद्यमियों को मदद करने के लिए। 89 हाल ही में जापान की यूनिआई QLO कंपनी ने अपने वस्त्रों के निर्माण हेतु कच्चा माल खरीदने के लिए भारत के किस शहर के साथ समझौता किया है? तो ये भी किया है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है उसी के साथ समझौता किया है, और जापान की कंपनी है, कच्चा माल खरीदेगा वस्त्र के लिए। ठीक है, तो वाराणसी विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 90 जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में भारत के सबसे महंगे मशरूम में से एक के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग की मांग की गई थी? तो GI टैग की मांग की गई थी, ये जम्मू कश्मीर में की गई थी। वहाँ वैसे तो एक वहाँ का जम्मू कश्मीर का कश्मीरी केसर जो है उसके लिए ऑलरेडी GI टैग मिला हुआ है, लेकिन एक वहाँ है मशरूम, तो अलग तरीके का मशरूम है जो शायद कहीं नहीं होता, इसलिए GI टैग की एक संगठन है वहाँ, तो NGO टाइप का NGO है, तो उसने मांग किया था। तो खैर विकल्प 20 का सही आंसर हो गया।
और ये बात याद रखना कि मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की गई है, अभी मिला नहीं है, बस मांग किया है, ठीक है। 91 सूची एक्स, अच्छा प्रतिनिधि प्रजाति है एक साइड सूची में, दूसरी साइड संरक्षित क्षेत्र है, तो उसको मिलान करना है। मैं सही सही पढ़ देता हूँ। हंगुल दाचिगम संरक्षित क्षेत्र में हंगुल का मतलब संरक्षण होता है। संगाई का कीबुल लामजाऊ में संरक्षण होता है। नीलगिरी ताहर का एराविकुलम में संरक्षण होता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण रोलापाडू में होता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण रोलापाडू में होता है। नीलगिरी ताहर का संरक्षण एराविकुलम में होता है। सांगाई का संरक्षण काबुल लामजाऊ में होता है। और हंगुल का संरक्षण दाचिगाम में होता है। आपके लिए प्रश्न है, वैसे 2 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है जो आपको खुद ही कर लेने हैं, ये जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं सब कौन कौन से राज्य में ये बता दीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि दाचिगाम जो है वो कहाँ है, किस राज्य में है। 92 प्रतिशत की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम वन है। तो प्रतिशत की दृष्टि से पूछा है, हड़बड़ा करके ये नहीं आंसर लगा देना है वहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। प्रतिशत की दृष्टि से शब्द पे गौर करके लगाना है। तो प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो मिजोरम आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रवार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर से बोल देता हूँ, क्षेत्रवार पूछे कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ है क्षेत्र के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश। और प्रतिशतता के हिसाब से कहाँ है, तो मिजोरम है, ठीक है। तो इसका आंसर विकल्प बी हो गया। 85.4% है मिजोरम के क्षेत्र का वन में ही तब्दील है, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और है, वो पता क्या है, अगर क्षेत्रवार दूसरा सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य पूछे या प्रतिशत के आधार पर दूसरा सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य पूछे, तो दोनों का आंसर अरुणाचल प्रदेश ही होगा, याद रखना है, ठीक है। 93 नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पहली बार कब मनाया गया। तो ये मनाया गया था 7 सितंबर 2020 में। तो ये कठिनतम प्रश्नों में से एक मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि शुद्ध फैक्ट है ये। 7 दिसंबर 2020 को क्या मनाया गया है, नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। 94 बेंजीन प्रदूषण के संदर्भ में कथन दिया हुआ, विचार करना है। पहला कथन, आमतौर पर बेंजीन प्रदूषण के बाहरी स्तर इंडोर स्तरों से कम होते हैं। हाँ, सही है ये। दूसरा, तंबाकू का धुआं बेंजीन की उत्पत्ति का एक प्रमुख स्रोत है। तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही, इसलिए बोथ ए एंड बी, यानी कि 1 और 2 दोनों हो गया, सी नंबर ऑप्शन। 95 निम्नलिखित में से कौन सा कथन निकेत के संबंध में सही नहीं है। तो निकेत के बारे में ये हॉट टॉपिक है पर्यावरण का, और सही नहीं है उसकी पहचान करना मैं पढ़ता हूँ। यह सभी प्रजातियों के लिए उभयनिष्ठ है। तो आपको पहला ही लाइन समझ में आ गया होगा कि निकेत का मतलब ही होता है एक। तो ये सभी प्रजाति आ गई, गलत हो गया। पता है निकेत क्या होता है, प्रत्येक प्रजातियों के लिए अद्वितीय होता है, उसी को निकेत कहते हैं। एक ऐसा स्थान जो प्रत्येक प्रजातियों के लिए अद्वितीय हो, तो उसे निकेत कहते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया, तो आंसर तो मिल ही गया, लेकिन अभी आगे लाइन पढ़ लेते हैं। बी नंबर में लिखा हुआ, यह उन सभी जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों का वर्णन है जिनकी एक प्रजाति को जीवित रहने, स्वस्थ रहने और प्रजनन करने की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है। यह जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी सही है। किसी भी 2 प्रजातियों का निकेत समान नहीं होता। तो हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये सही कथन थे। अच्छा, एक बात मन में आ रहा है, पूछ लेता हूँ। निकेत के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, स्टडी क्यों करेंगे? एक मतलब पर्यावरण अध्ययन में रुचि रखने वाले व्यक्ति या पर्यावरणिस्ट जो होते हैं, इन्वायरमेंट जो इकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे कि अगर किसी मतलब जानकारी इसलिए इकट्ठा करेंगे क्योंकि अगर किसी विशेष प्रजाति का अगर संरक्षण करना है तो उसके निकेत के बारे में हम जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि निकेत से पता चल जाता है किस तरह के भौतिक और जैविक या अजैविक घटकों के बीच में वो जन्म करता है, ये उसकी क्रियात्मक भूमिकाएं निभाती है, क्रियात्मक भूमिकाएं जो है वो कर सकता है। तो उस तरह का निकेत हम बना करके और उसमें उसका संरक्षण कर सकते हैं। इसीलिए अब देखिए 96 राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कहाँ है? ये पहला लिखा हुआ, यह नैनीताल उत्तराखंड में, गलत है। यह नागपुर महाराष्ट्र में है। 1958 में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, और ये नागपुर महाराष्ट्र में है। दूसरा, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी नहीं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोनों गलत हो गया, नाइदर 1 नॉर 2, ना तो 1 ना ही 2, विकल्प डी इसका आंसर हो गया। 97 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इसमें पूछ रहा है, और जो विकल्प है उसके हिसाब से समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी है ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता कि प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तब पर भी कच्छ की खाड़ी होता, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्रथम समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो उसका भी मतलब आंसर यही होता, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी अगर नाम आया तो याद आ रहा है ना, भारत का
पूर्वतम सीमा पश्चिमतम सीमा गौरमाथा यहीं पर है, कच्छ की खाड़ी में। अच्छा, पूर्वी सीमा, सबसे पूर्वतम सीमा कौन सा है भारत का, ज़रा बताइए तो। उत्तर दक्षिण तो मुझे पता है, आपको याद होगा, लेकिन ये भी याद ही होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं याद है तो रिवीजन करके बताइए कमेंट बॉक्स में, याद हो जाएगा आपको। पश्चिमतम, ये पूर्वतम सीमा बताया हूँ, सबसे पूर्व की सीमा कौन सी है। 98 संगठन है और मुख्यालय है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप का मुख्यालय कहाँ है, केन्या में, एकदम सही है ये। केन्या के नैरोबी जो जगह है वहीं है, राजधानी है दरअसल केन्या की नैरोबी, वहीं है यूनेप का मुख्यालय। खाद्य और कृषि संगठन FAO, तो FAO कहाँ है, तो ये इटली में है, ठीक है। FAO से याद आया, FAO पता है क्या करता है, शायद पिछले वाला वीडियो में जो 47वां नंबर क्वेश्चन था ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि FAO वैश्विक वन रिपोर्ट निकालता है, और उसके हिसाब से ये पता चला था हमें, जो 2020 का रिपोर्ट है, कि हमारे यहाँ जो वन है भारत में, वो विश्व के वन का 2% है मात्र, और भारत का जो वन क्षेत्र है वो 0.38% वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ रहा है। तो ये FAO के द्वारा ही हमें पता चला है, ठीक है। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, इटली में। विश्व वन्यजीव कोष, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। मतलब तीनों सही दिया हुआ था, मैंने सिर्फ पढ़ दिया, ठीक है। फिर से बोल दूँ, एक बार बोल देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम केन्या नैरोबी मुख्यालय, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय इटली में है। विश्व वन्यजीव कोष ये स्विट्जरलैंड में है। 99 वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। देखिए अभी क्वेश्चन ये पूछ ही लिया है। तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट मैंने अभी बताया FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है, और इसके हिसाब से भारत में वन क्षेत्र 2% है पूरे विश्व का, और 0.38% की वार्षिक वृद्धि की दर से हमारा वन क्षेत्र बढ़ रहा है, ठीक है। तो विकल्प C इसका आंसर हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले बता देता हूँ वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ सुधार की संभावना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थोड़ा सा आपका वक्त जाया होगा, सबको लाभ हो जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि बस कारण जरूर बता देना है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को उनके अपनाए जाने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मेंस का भी क्वेश्चन है और PT का भी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन जब होता है तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में, मतलब मुझे अच्छे तरीके से याद में इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में देख लीजिए कैसे है। वैसे तो हिंदी का आंसर तो पढ़ने के लिए पढ़ ही दूंगा, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या, मतलब अनुवीक्षण करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, स्क्रीनिंग सबसे पहले करते हैं। दूसरे बाद स्कोपिंग करते हैं। स्कोपिंग का मतलब क्या, मतलब उसका प्रदर्शन करते हैं कि जो हमने अनुवीक्षण किया है, जो हमने देखा है, वो क्या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो पहले स्क्रीनिंग फिर स्कोपिंग, ठीक है। तो पहले 3 फिर 4 विकल्प के हिसाब से। उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पर्यावरण पर। तो तीसरा नंबर में क्या हो गया, इम्पैक्ट एनालिसिस। और चौथे नंबर में हम मिटिगेशन की बात करते हैं कि अगर उसका कुछ इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है तो उसका मिटिगेशन कैसे होगा, उसका शमन कैसे होगा, उसको कम कैसे किया जाएगा, समाप्त कैसे किया जाएगा। तो ये हो गया, यानी कि इस विकल्प के हिसाब से तो हो गया स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस और मिटिगेशन, ठीक है। लेकिन पता है 8 चरण होते हैं। दृष्टि का जो अगर आपके पास बुक होगा दृष्टि का, वो पर्यावरण वाला बुक, तो उसमें ये बातें लिखी हुई है। हालांकि उसमें तो 9 दिया हुआ है, लेकिन 8 होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले स्क्रीनिंग हो ही गया, स्कोपिंग हो ही गया, इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया और मिटिगेशन हो गया। इसके बाद 5वां नंबर इसका रिपोर्टिंग का आता है, और रिपोर्टिंग होने के बाद फिर 6ठे नंबर पर रिव्यू करते हैं, और रिव्यू के बाद फिर निर्णय ले लेते हैं, यानी डिसीजन हो जाता है 7वें नंबर पे। और लास्ट में 8 नंबर में पश्च निगरानी। पश्च निगरानी का मतलब पोस्ट मॉनिटरिंग जो कहते हैं वो होता है, ठीक है। इसको एक बार लिख लीजिएगा, 1 या 2 बार लिख लीजिए तो याद रह जाएगा, यही मदद कर देगा आपको मेंस में भी। दृष्टि का पिछली बार जब टेस्ट सीरीज हुआ था मेंस का UPSC का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था 2-2 बार। अब देखिए, अच्छा ये तो हो ही गया, तो धन्यवाद।